न्यायिक सक्रियता का जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, तो आप कोशिश करें कि आज हम देखिए क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, वो आया कैसे और उसके क्या प्रभाव हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, सब देखेंगे। लेकिन आप इस टॉपिक को देखिए, मैं आपको क्लास में टॉपिक समझाऊंगी तो आपकी ड्यूटी है ये, जैसे वैसे जनरली सर इन सब टॉपिक्स पे आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे, तो आप खुद भी ये कोशिश करें कि इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और उन क्वेश्चंस में आपको आज जो आप डिटेल समझेंगे उसमें से आप कहां कनेक्ट करेंगे और किस तरह आप आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम में, कि इस बिंदु पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर किस तरह से लिखेंगे उसको जरूर देखें। देखिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये जो वर्ड है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, इसको पूरा समझाऊं कि ये क्या है, कि ये जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसको हम पूरा समझेंगे। ठीक है, देखिए न्यायिक सक्रियता एक नॉन ट्रेडिशनल, एक इंटेंस जुडिशियल अप्रोच है। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि ये कोई हमेशा से चला नहीं आ रहा है, कि ये एक कानून का भाग था, न्यायालय का भाग था, ऐसा मतलब कोई एक स्पेसिफिक ये कोई अप्रोच ऐसा नहीं था जो हमेशा से हम देखते आए हैं। इसीलिए इसको मैं आपको एक वर्ड जो मैंने यूज किया है नॉन ट्रेडिशनल, वो मैंने यूज किया है, और एक इंटेंस जुडिशियल अप्रोच है ये। मतलब जो परंपरागत और रूढ़िवादी और जो संकीर्ण जो जुडिशियल अप्रोच थी उसके जस्ट अपोजिट है ये। इसे आप एक क्या है, समाज में जब सामाजिक न्याय के लिए जो ज्यादा संवेदनशीलता के साथ जब काम किया जाता है उस स्थिति को आप न्यायिक सक्रियता कहेंगे। उसी तरह जो विधि का शासन का जो कॉन्सेप्ट है, संविधानवाद जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है और रूल ऑफ जो लॉ है, उसके प्रति एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक समर्थन का काम है, कि जो विधि का शासन है उसमें क्या है कि विधि के अनुसार ही सब होगा। संविधानवाद क्या है कि संविधान आपको, जैसे कि हमने सबसे पहले प्रस्तावना देखी, तो प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है, न्याय की बात की गई है और समानता की बात की गई है। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, संविधानवाद है। तो इनके प्रति एक न्यायिक समर्थन जो है वो है न्यायिक सक्रियता। एक तरह से जनहित की संतुष्टि के लिए जो सक्रिय हस्तक्षेप है उसी को ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। क्या है कि जनहित की संतुष्टि के लिए सक्रिय न्यायिक हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियता कहलाता है। देखिए न्यायिक सक्रियता को देखिए हम पूरा डिस्कस करते हैं, उससे पहले सीधी सी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि जब न्यायपालिका, जैसे कि जो तीनों अंग हैं उनमें से जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, जब न्यायपालिका को ये लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका स्पेसिफिकली जैसे जिस तरह से उनका काम है वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या होता है, जो न्यायपालिका जो है, जो एक ये पिलर जो है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। ज्यादा एक्टिव जब हो जाता है तो उस दौरान जो वो कार्यवाही करता है वो उस ज्यादा एक्टिव होके उसको ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। और इस तरह से अब इस पूरे डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे केसेस में आपको न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है, कहां न्यायिक सक्रियता आपको मतलब ओवररीच के रूप में हम किस न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम और जुडिशियल ओवररीच मतलब न्यायिक अतिरेक, इन तीनों शब्दों की तुलना करते हुए हम आज की क्लास में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए न्यायिक सक्रियता एक सक्रिय और सजग और कर्तव्यपरायण जो न्यायपालिका है उसके द्वारा जिस कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसके बारे में संवैधानिक जो दायित्व है उनका निर्वहन का एक व्यवहारिक तरीका है। लेकिन ये क्या है, अपरंपरागत ढंग है, तरीका है क्या, एक व्यवहारिक तरीका है। किसके लिए, कि जो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में संवैधानिक जो ड्यूटीज हैं वो निभाई जाए, इसके लिए न्यायिक सक्रियता न्यायालय के द्वारा लाई गई है। जो न्यायिक सक्रियता की धारणा को न्यायपालिका ने धारण किया है, किसके लिए, कल्याणकारी राज्य की जो कॉन्सेप्ट है संविधान में उसके निर्वहन के लिए, उसको व्यवहारिक तौर पर लाने के लिए ये कार्य किया गया है। लेकिन ये क्या है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब पहले ऐसा नहीं था।
विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन ये एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका इसलिए है क्योंकि ये कहीं ऐसा कॉडिफाइड नहीं है कि इस तरह का कार्य न्यायपालिका एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएगी और हर जगह देखेगी कि ये सही है नहीं है, क्या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। इस तरह के काम, ये जो धारणा न्यायपालिका ने धारण की है सक्रियता की, वो ये है ताकि जो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान का जो दायित्व है, उसको धरातल पर व्यवहार में लाया जा सके। इसके लिए देखिए, ये एक निष्क्रिय और जो अकर्मण्य स्थिति है कार्यपालिका की कि काम नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए लोकहित में एक अनवांटेड और मिनिमम सेंसिटिविटी के अगेंस्ट हार्ड जुडिशियल अप्रोच है कि क्या है कार्यपालिका की स्थिति क्या है, मतलब वो निष्क्रिय है, काम नहीं कर रही है। तो अनवांटेड इसलिए मैं इनको एक वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि अनवांटेड का मतलब है जिसकी जरूरत नहीं है, अवांछनीय, जिसकी वांछा नहीं है, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, और ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक मिनिमम सेंसिटिविटी जो है कि लोगों में, विधायिका में और कार्यपालिका में जो सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, उसके अगेंस्ट एक हार्ड जुडिशियल अप्रोच है, एक कठोर न्यायिक दृष्टिकोण आप इसको कह सकते हैं, न्यायिक सक्रियता को डिफाइन करने के लिए। ये सेटल्ड है कि न्यायिक सक्रियता वहीं तक जस्टिफाइबल है और एक्सेप्टेबल है जहां तक कि ये सामाजिक न्याय के लिए, विधि के शासन के लिए और संविधानवाद के लिए और व्यापक लोकहित के लिए स्पेसिफाइड हो, मतलब इनके लिए निर्दिष्ट हो। मतलब कि ये बात सीधी सी बात है कि अगर जो न्यायिक सक्रियता जो है, मतलब न्यायपालिका का एक्स्ट्रा जो एक्टिव होना है, ये जस्टिफाइड तभी माना जाएगा जब ये एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब इसके द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना हो रही हो, विधि के शासन को व्यवहार में लाया जा रहा हो, संविधानवाद की सुरक्षा के लिए इसको यूज में लाया जा रहा हो, व्यापक लोकहित के प्रति ये स्पेसिफाइड हो, मतलब लोकहित को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा हो। तो एक नॉर्मल कंडीशन जो है, उन सिचुएशंस में ही न्यायिक सक्रियता वेलकमेबल है, मतलब ये इसको हम अपना सकते हैं। अन्यथा मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस अगर न्यायिक सक्रियता के द्वारा उत्पन्न की जाती है, अगर उपस्थित लाई जाती है कि बहुत ज्यादा तानाशाह अगर न्यायपालिका बन जाए अपनी एक्टिविटी से, अपनी सक्रियता से, तो उस समय में इसको वेलकम नहीं किया जा सकता है, इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसी के अलावा देखिए पूर्व न्यायाधीश जो है पीएन भगवती, देखिए हमारा जो इतिहास है उसमें बहुत से लोग हैं जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको मतलब एक्चुअल में जो नाम जो एडमिरेशन मिलनी चाहिए थी वो एडमिरेशन मिली नहीं, उनको उतना एडमायर किया नहीं गया। जैसे कि आप जितने प्रधानमंत्री हैं उनमें अगर आपको देखते हैं तो जैसे नरसिम्हा राव साहब जो थे, उनको जो एडमिरेशन मिलनी चाहिए थी वो अभी देखने को नहीं मिलती है। और इसी तरह से सोमनाथ चटर्जी सर जो थे, लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन जब वो स्पीकर थे, उपराष्ट्रपति थे, तो वो जब स्पीकर उस पद पे थे तो उस पद की प्रतिष्ठा को उनके द्वारा बढ़ाया गया था कि जब वो लोकसभा के स्पीकर के पद पर बैठते थे तो उनके दिमाग में ये नहीं होता था कि वो इस पार्टी के हैं या फिर सामने ये पार्टी है वो पार्टी है, वो बिल्कुल सही और गलत सिर्फ इतना ही देखते थे। तो इसी तरह से एक आप ये देख सकते हैं कि जो पीएन भगवती हैं वो न्यायिक, जो हिंदुस्तान में न्यायिक सक्रियता है उसके जनक के तौर पर आप उनको देख सकते हैं, तौर पे नहीं, आप वही इनके जनक हैं। तो उन्होंने अपना ओपिनियन बताते हुए कहा कि जिन व्यवस्थाओं में न्यायालय को पुनर्विलोकन का अधिकार है, क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि जब आर्टिकल 13 हमने पढ़ा था तो जुडिशियल रिव्यू को हमने बहुत अच्छे से समझा था विद एग्जांपल। जुडिशियल रिव्यू यही है कि जब विधायिका द्वारा कोई जब कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, वो उसको ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनका हनन करता है तो वो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यही जुडिशियल रिव्यू का राइट है। तो जो पीएन भगवती सर हैं उन्होंने कहा कि जिन सिस्टम्स में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का राइट है, वहां
न्यायिक सक्रियता ऑटोमेटिक होती है, लेकिन इसमें अंतर इतना ही है कि कहीं जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो टेक्निकल लेवल पर होता है और कहीं कहीं सोशल लेवल पर। तो ये देखना होता है कि उस जहां पर भी ये न्यायिक सक्रियता है वो किस रूप में रिफ्लेक्ट होती है। और अभी जो ये ट्रांजिशन पीरियड जो चल रहा है, परिवर्तन का जो टाइम चल रहा है, इसमें न्यायिक सक्रियता का सामाजिक सक्रियता, मतलब न्यायिक सक्रियता क्या है, सामाजिक सक्रियता में चेंज हो रही है। तो ये चेंज होना बहुत नेचुरल बात है। ये बात पीएन भगवती ने अपनी बात, मतलब अपना ओपिनियन उन्होंने न्यायिक सक्रियता के बारे में दिया था। इसी तरह से वी.आर. कृष्णा अय्यर हैं, उनके अकॉर्डिंग न्यायपालिका का सक्रिय होना है वो ये शो करता है कि कार्यपालिका अपने प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में असफल रही है। वो अपनी न्यायपालिका उन्हें तो क्या करती है, न्यायपालिका उनको पूरा करने का निर्देश देती है। क्या कहा है वी.आर. कृष्णा अय्यर के अनुसार कि न्यायपालिका का सक्रिय होना यह शो करता है कि कार्यपालिका अपने प्रशासनिक कार्यों को अच्छे से नहीं कर रही है और न्यायपालिका फिर क्या कर रही है, उसका निर्देश देती है। क्योंकि अगर कार्यपालिका काम नहीं कर रही है तो फिर कोई ना कोई तो ड्यूटी करेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि कार्यपालिका को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाए जाने की जो प्रक्रिया है उसको न्यायिक सक्रियता किसने कहा है, वी.आर. कृष्णा अय्यर साहब ने। ये उनका थॉट प्रोसेस है जो इसको लेके है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की जो रक्षा है उसमें न्यायपालिका की जो सक्रिय भावना है वो ही न्यायिक सक्रियता है कि लोगों को लोकहित हो सके, जनहित हो सके, यही न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक सक्रियता का जो शुरुआत है वो सबसे पहले ये जो विकसित हुआ था, कहां पे, अमेरिका में विकसित हुआ था। देखिए जुडिशियल रिव्यू इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अभी जो हमने कल जिसको डिस्कस किया था उनके पास में जुडिशियल रिव्यू का राइट नहीं है। देखिए न्यायिक सक्रियता शब्द का अगर ओरिजिन की बात अगर की जाए तो 1947 में एक हिस्टोरियन हुए थे, इतिहासकार हुए थे, आर्थर स्लेसिंगर जूनियर, उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। और भारत में इसकी नींव जिनके बारे में अभी हमने बात की है, वी.आर. कृष्णा अय्यर साहब और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती साहब और न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और इसके अलावा डी.ए. देसाई, इन लोगों के द्वारा इसकी जो ओरिजिनेशन है, इसका जो शुरुआत है न्यायिक सक्रियता का, इनके द्वारा की गई है। देखिए कोई भी जब टर्म आती है या कोई भी एक्टिविटी जिसको कि हम न्यायिक सक्रियता के तौर पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज की आलोचना तो होती ही होती है। तो देखिए न्यायिक सक्रियता को वर्तमान में, देखिए हमने पूरा जो डिस्कस किया उसका मतलब कुल मिला के अगर जिस्ट निकालेंगे तो यही है कि जब न्यायपालिका को लगता है कि कोई कार्य है वो विधायिका सही से नहीं कर रही है, कार्यपालिका नहीं कर रही है, उनके जो कर्तव्य हैं उनका विधायिका पालन नहीं कर रही है, कार्यपालिका पालन नहीं कर रही है, मतलब जब न्यायपालिका को यह लगता है कि विधायिका और कार्यपालिका एक्टिव रोल में नहीं है, तब उत्पन्न होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसी वजह से जो संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो सर्वोच्चता के संबंध में जो डिस्प्यूट पैदा हुए हैं उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता को माना जाता है। और इसके साथ में ही जो सेपरेशन है पावर्स का और चेक एंड बैलेंस का जो बहुत आप ये कह सकते हैं कि जो चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ही नाजुक सिद्धांत है, तो उसको जो बिगाड़ने की जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो न्यायिक सक्रियता को दी जाती है। तो ये तो देखिए न्यायिक सक्रियता का एक फेज तो हमने ये देखा है। दूसरा आपको देखने को मिलता है एक शब्द न्यायिक संयम। देखिए ये जस्ट न्यायिक सक्रियता के अपोजिट वर्ड है, क्योंकि जहां न्याय के साथ में एक तरफ आप सक्रियता शब्द को देख सकते हैं, उसका मीनिंग एक बिल्कुल अलग निकलता है, वहीं आप एक संयम शब्द को देख रहे हैं। संयम शब्द का मीनिंग ये है कि न्यायिक व्याख्या का ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो जस्टिस है, न्यायाधीश जो है, उसको अपनी शक्ति की जान पहचान होनी चाहिए कि उसके पास पावर क्या है और उस पावर्स की सीमाएं क्या है, कि अपने पावर्स को किस तरह से उसको सीमित तरीके से यूज करना है। इन शॉर्ट, इन नटसेल आप ये कह सकते हैं कि जो कानून की व्याख्या करनी चाहिए वो ड्यूटी न्यायपालिका की है, लेकिन नीति निर्माण में हस्तक्षेप का काम न्यायपालिका का नहीं है। यही है न्यायिक संयम, कि न्यायाधीश को हमेशा मामलों के निर्णय में
प्रयास करना चाहिए कि वो जो संविधान जिन्होंने लिखा है उनके जो मोटिव्स थे, जो उनके उद्देश्य थे, उनको देखे, और जो पहले मामलों में जो निर्णय आए हैं उनको, वो जो एक मिसाल के तौर पे जो काम करते हैं उनको देखे। इसके अलावा आप न्यायिक संयम को ये देख सकते हैं कि ये क्या करता है, न्यायिक संयम क्या करता है कि नीति निर्धारण दूसरों पर छोड़ देना चाहिए, कि न्यायालय का, अदालत का काम सिर्फ ये है कि ये देखना कि सिर्फ जो विधायिका के द्वारा बनाया गया है वो सही है या नहीं है, और वो सही और गलत डिसाइड किसके आधार पर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। दूसरा, कार्यपालिका के द्वारा जो इंप्लीमेंटेशन किया गया है वो सही है या नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग न्यायपालिका देखेगा। लेकिन जो निर्धारण है, नीति निर्धारण का काम है, वो न्यायपालिका का नहीं है। वो अगर न्यायिक संयम अपनाया जाता है तो इससे क्या होगा, अदालतें क्या करेगी, अपने निर्णयों के साथ नई नीतियां निर्धारित करने से खुद को रोक देंगी। क्या करेंगी कि हम सिर्फ ये बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अलावा जो नीति निर्धारण का काम है वो उसी डिपार्टमेंट को करना चाहिए जिसका काम वो है। ठीक है, यही न्यायिक संयम, आप इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जहां तक न्यायिक संयम की जो बात है, उसके अलावा जो न्यायिक सक्रियता शब्द हमने अभी देखा है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों न्यायिक सक्रियता ने जन्म लिया, उसके भी कुछ रीजंस हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। देखिए, न्यायपालिका की भूमिका जो है उसको बढ़ने के बहुत सारे रीजन हैं कि आज न्यायपालिका इतनी सक्रिय भूमिका में आ गई है, जिनके बड़े रीजन ये हैं कि सरकार के जो अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, उनमें बहुत एक ब्रॉड लेवल पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। तो उस भ्रष्टाचार को देखते हुए कि हर पर्सन देख रहा है, तो एक अथॉरिटी है न्यायपालिका के पास कि वो सक्रिय होकर इसके बारे में काम कर सकती है। तो उस भ्रष्टाचार को मद्देनजर रखते हुए न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है, और कार्यपालिका एक रिजिड हो गई है, अपने काम में कठोर हो गई है, और अपेक्षित जैसे परिणाम होने चाहिए वैसे काम नहीं कर रही है, कि जो कानून बन रहा है उसका इंप्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रहा है, उसकी जो एक्टिविटी है बहुत रिजिड है। उसको देखते हुए भी न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है। और इसी के अलावा जो संसद जो है वो अपने विधायी कर्तव्यों से, जो उनकी अनभिज्ञता है संसद की, वो भी एक रीजन है न्यायिक सक्रियता के आगे बढ़ और ज्यादा होने का। और इसके साथ में ही लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनका लगातार डिवोल्यूशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ये भी एक न्यायिक सक्रियता के कारण के स्वरूप में आप देख सकते हैं। और न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहित याचिकाओं द्वारा सार्वजनिक मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जनहित याचिका क्या है, एक न्यायिक सक्रियता का एक माध्यम है। तो ऐसे में न्यायपालिका को ये जो सक्रिय भूमिका है ये लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और न्यायपालिका जैसी संस्था के माध्यम से ही ये पॉसिबल था, जिससे कि क्या है, समाज में जो बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि वो पावर जो है वो न्यायपालिका के पास है उसको सुधारने का। तो लोकतंत्र से समझौते को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी के चलते न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, एक आप एग्जाम्पल, जिस केस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य। देखिए, पहले भी हमने विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य जो केस है इसको हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है, इसकी डिटेल को भी डिस्कस किया है। 1997 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, और जो न्यायिक सक्रियता है उसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में ये केस बताता है। क्योंकि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बाकायदा गाइडलाइन जारी की थी, और वो किसके लिए थी, कार्यस्थलों के लिए, कि कार्यस्थलों पर ये गाइडलाइन फॉलो की जाएगी, जिसको एज कोडिफाइड नहीं है, वो जस्ट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, जिसको विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। जिसमें बहुत सारी कार्यस्थल पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कार्यस्थलों को लेकर, जहां पे लेडीज काम करती हैं, उन कार्यस्थलों को लेकर बहुत सारी डिटेल उसमें गाइडलाइन में बताई गई है। वो गाइडलाइन यही है, तो उसको इसलिए बनाया गया है कि महिलाओं के साथ जो उचित व्यवहार है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो इन दिशा निर्देशों को बिल्कुल एक कानून के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए
ये इस तरह की एक्टिविटी क्यों की गई? क्योंकि अगर विधायिका के द्वारा ऑलरेडी अगर वैसा कानून बना दिया जाता कि भाई कार्यस्थल पर ये एक लॉ है जो महिलाओं के लिए कार्यस्थल के लेकर बनाया गया है, अगर वैसा लॉ होता ऑलरेडी तो क्या जरूरत पड़ती? तो ये एक रीजन आप इस रीजन के तौर पर देख सकते हैं कि जो विशाखा गाइडलाइन जो है आई है, या फिर अन्य भी ऐसे और भी मुकदमे हैं जिनसे ये साबित होता है कि कैसे जरूरत पड़ी न्यायिक सक्रियता के पैदा होने की। और ऐसे ही और बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि केशवानंद भारती का मामला। उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट का जो रवैया था, क्योंकि देखिए केशवानंद भारती केस से पहले हमने बहुत सारे मामले डिस्कस किए हैं कि केशवानंद भारती का जो मामला में जो डिसीजन आया था, उससे पहले जिसमें सीकरी साहब जस्टिस थे, उससे पहले बहुत सारे डिसीजन गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। लेकिन गवर्नमेंट का रवैया क्या था, वो कैसे भी करके तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा कर देती थी, अमेंडमेंट कर देती थी कि वो अपनी मनमानी कर सके। इसीलिए ये मैं आपको केस लॉज इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये न्यायिक सक्रियता को पैदा करने वाली डिसीजन है। न्यायिक सक्रियता मतलब कि कोर्ट कुछ ऐसा करे, न्यायपालिका कुछ ऐसा करे जिससे कि जिस चीज का अभाव है वो चीज उस अभाव को समाप्त किया जा सके। कि तो इसीलिए जो केशवानंद भारती का वाद है उसमें एक ऐसा डिप्लोमेटिक डिसीजन दिया गया कि जिसको मोड़ तरोड़ के यूज ना किया जा सके, क्योंकि उस टाइम यही स्थिति थी कि यही किया जा रहा था कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ रहा था तो कुछ ना कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जाता और उसको डिसीजन को निष्प्रभावी कर दिया जाता। तो इतना डिप्लोमेटिक डिसीजन ये दिया गया था कि कार्यपालिका को संविधान के मूलभूत ढांचे में हस्तक्षेप करने की और छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। इट वॉज द मोस्ट डिप्लोमेटिक डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हैं कि कितना शायद आज समझ में आए, हो सकता है जो विपक्ष हैं जिनका शासन उस समय था, आज समझ में आए तो कि किस तरह का डिसीजन था और ये क्यों दिया गया। उसी टाइम लोगों को शायद हो सकता है ये समझ ना आया हो, लेकिन या फिर परिवर्तन करने का कोई उनके पास पॉइंट ना बचा हो। तो इसी तरह से एक शीला बोरसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस था 1983 में। इसमें ये हुआ था कि जो जेल में महिला कैदी थी उनके साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनके साथ में हिंसा का व्यवहार किया जाता था। तो एक रिपोर्टर था, उस रिपोर्टर ने सर्वोच्च न्यायालय को एक लेटर लिखा था। तो उस लेटर को जो न्यायाधीश थे उन्होंने एक रिट के तौर पर उस लेटर को रिट मानकर संज्ञान लिया था। तो ये क्या है, ये भी न्यायिक सक्रियता का एक भाग मान सकते हैं, आप न्यायिक सक्रियता के तौर पर इसको देख सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि अगर इनसे जुड़े हुए अगर ऑलरेडी कानून हो कि महिलाओं के साथ में जेल में दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, हिंसा नहीं की जाएगी, अगर इनसे जुड़े हुए कानून होते तो न्यायालय को शायद जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से एक गोलकनाथ का मामला जो है, गोलकनाथ के मामले में भी इसी तरह का डिसीजन दिया गया था कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं उनमें विधानसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी एक न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण देख सकते हैं। इसी तरह से हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य का मामला था, ये मामला है 1979 का मामला है। इस मामले में भी यही था कि जो विचाराधीन कैदी हैं उनके साथ उनकी बहुत अमानवीय स्थिति थी, क्योंकि मामला अब निर्णय नहीं आया है लेकिन जेल में रहना पड़ रहा है। तो आर्टिकल 21 को आधार मानकर यह कहा गया था कि त्वरित सुनवाई का जो एक मूल अधिकार हमें दिया गया था वो इस केस के तहत दिया गया था, हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य। तो ये सब कार्य क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म, इनको आप क्यों एक एग्जाम्पल के जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये वो एक्ट्स हैं जो ऑलरेडी विधायिका के द्वारा किए जाने चाहिए थे, कानून बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं किए गए। इसलिए ये कदम, ये जो आवश्यकता के कारणों के तहत हम इनको देख रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता पैदा क्यों हुई। तो उसका एक ये सारे केस तो आपके जो डिसीजन है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसी स्थितियां थी कि न्यायालय को सक्रिय रूप में आना पड़ा। इसी तरह आप न्यायिक संयम को देख रहे हैं। देखिए ये यहां तक था न्यायिक सक्रियता। इसी तरह से लेकिन न्यायिक संयम क्या है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये क्या करता है, इन तीनों में संयम बना के रखता है। विधायिका में सरकार द्वारा स्थापित कानून को बनाए रखने के लिए कि विधायिका जो कानून बनाती है उसको नॉर्मल वे में, अगर वो सही गलत है तो ठीक है, सही कर दिया, लेकिन वो लागू रहे। और विधायिका और कार्यपालिका को उसके जो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र हैं उसमें कोई भी दखलंदाजी कोई ना करे, इसके लिए, ठीक है। और न्यायिक संयम के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं,
जैसे कि एक केस था SR बोमई वर्सेस भारत संघ 1994 में। इस मामले में क्या है, इसमें क्या था कि न्यायपालिका द्वारा न्यायिक संयम को, मतलब आप देखेंगे कि जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में न्यायिक सक्रियता को देखा है, तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आप न्यायिक संयम को देखेंगे। देखिए, इस फैसले में ये कहा गया था कि कुछ मामलों में न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि अगर मामला राजनीतिक है, ये कोर्ट के द्वारा ओपिनियन दी गई थी कि अगर मामला राजनीतिक है तो कोर्ट को, जैसे कि 356 का इसमें मामला था कि 356 लागू करना है या नहीं करना है, ये एक राजनीतिक प्रश्न है। इस प्रकार जो न्यायिक समीक्षा से है वो इनकार किया जा सकता है कि अगर मामला राजनीतिक है तो न्यायिक समीक्षा करने से इनकार किया जा सकता है। और न्यायालय ने कहा कि अगर राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका अपने मानदंड लागू करने लग गई तो ये राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा और न्यायालय को जितना हो सके न्यायिक संयम के तहत इस चीज से बचना चाहिए। तो जिस तरह से आप अन्य डिसीजंस में न्यायिक सक्रियता देखते हैं, तो ये कुछ डिसीजन हैं जिनमें आपको न्यायिक संयम देखने को मिलेगा। इसी तरह से एक केस और था, अलमित्र एच पटेल वर्सेस भारत संघ 1998 का ये वाद है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी जो है, उस जिम्मेदारी को सौंपने के मुद्दे पर नगर निगम को निर्देश देने से मना कर दिया था कि सफाई के मुद्दे को लेकर रिट लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई मैं कोई नई चीज क्यों बताऊं, क्योंकि वो काम मेरा नहीं है। केवल अधिकारियों को कानून के अनुसार सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो कह सकते हैं, लेकिन कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अपोज नहीं कर सकते आप उन पर, क्योंकि न्यायालय का ये काम ही नहीं है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये बताना न्यायालय का काम नहीं है। कुछ जो हो रहा है वो सही है या गलत, सही गलत में पहचान करना, उस पर निर्णय देना, ये न्यायालय का काम है, ना कि ये बताना कि किसको क्या करना है। ये बताने का काम नहीं। अगर आपने अपराध किया तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं की है तो ड्यूटी करने के लिए आपको बाध्य किया जाएगा, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, न्यायपालिका का नहीं है। ठीक है, ये तो बात रही न्यायिक संयम की और न्यायिक सक्रियता की। लेकिन एक स्थिति और देखी जाती है, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक, कि किस तरह से न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिरेक के रूप में सामने आती है। उसके बारे में भी आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उसको भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, विधायी और जो कार्यकारी लापरवाही है या अक्षमता है, उसका एक इंपैक्ट है जुडिशियल ओवररीच। भारतीय न्यायपालिका के जो कई कानूनी विद्वानों, वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा मतलब अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाने की और ये जो जुडिशियल ओवररीच है, इसकी आलोचना बहुत हुई है। और इसके प्रभाव भी, जैसे कि अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि विधायिका अपने काम में पिछड़ रही है और न्यायपालिका अपने काम से आगे निकलती जा रही है, जिससे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में क्या है, संघर्ष की कंडीशन देखने को मिलती है। तो न्यायपालिका के इस तरह के जो अतिक्रमण है, इसके स्पष्ट प्रभाव को आप देख सकते हैं कि जो शक्तियों का पृथक्करण को है उसको खतरा है और संविधान की जो भावना है वो कमजोर होती जा रही है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य की कमी आ गई है और विधायिका की निष्क्रियता की धारणा ही बन गई है लोगों में कि विधायिका क्या है, निष्क्रिय ही है। तो ये जनता में ये धारणा भी डेवलप होने का कारण कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच है कि न्यायपालिका ज्यादा इंटरफेरेंस के मोड में आ गई है। कि जैसे कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूर्ण जानकारी न्यायपालिका को नहीं होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पर्यावरण हो गया, नैतिकता हो गई, राजनीतिक मामले हो गए, उनमें ये सब मामले ऐसे हैं जिनमें विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमेशा न्यायपालिका के पास, कोई जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे को लेकर न्यायपालिका के पास में विशेष ज्ञान हो, तो इन क्षेत्रों में अनुभव न होने पर भी अगर न्यायपालिका के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं तो ये निर्णय न केवल विशेषज्ञता के अभाव में बल्कि ये कमजोर भी होंगे, लेकिन और इसके साथ साथ में देश के लिए हानिकारक भी होंगे, क्योंकि जिस मामले के बारे में आपको पूर्णतः पता नहीं है उस मामले के बारे में आप कैसे निर्णय दे सकते हैं। इसके अलावा जो जुडिशियल ओवररीच है वो क्या करता है कि जो जनता जब जो सरकार चुनती है, अपने प्रतिनिधित्व के में लोग लाती है, उनके प्रति जो न्यायपालिका की अवहेलना है वो अभिव्यक्ति मतलब उसमें दिखती है कि आपने जो चुने हैं वो सही नहीं है, और ये लोकतांत्रिक संस्था में जनता के विश्वास को खत्म करता है जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि इसमें ये लगेगा कि न्यायालय सब कुछ सही कर रहा है। तो एक तरह से जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम जुडिशियल ओवररीच कर रहा है।
और इसलिए जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहे और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखे। और इसके अलावा 2007 में इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि न्यायिक संयम न्यायालय के द्वारा बरता जाना चाहिए। न्यायिक अतिरेक के उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक बहुत जो मतलब फेमस मामला आपको देखने को मिलेगा जोली एलएलबी का। इसकी सेंसरशिप है, मतलब जोली एलएलबी सेकंड की जो सेंसरशिप है, इसमें का मामला एक रिट याचिका के रूप में दायर किया गया था और आरोप लगाया गया कि फिल्म में कानूनी जो पेशा है उसको एक मजाक के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे ये अवमानना और जो ये उकसाने वाला काम बन गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को देखने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए 3 व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की। ठीक है, तो इसे मतलब एक अनावश्यक काम माना गया, क्योंकि जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है वो पहले से ही मौजूद है, सेंसर करने की शक्ति उनमें निहित है, उनको पता है ना क्या सही है क्या नहीं है। उन्होंने जो सीन दिखाए गए हैं, जो न्यायालय को लेकर जो बातें की गई हैं, उनको नापा तोला होगा, क्योंकि एक अथॉरिटी जब ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक संस्था बनाई गई है, तो ये क्या है, एक अनावश्यक एक्टिविटी है। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिर जो निदेशक थे, उन निदेशकों को ने फिल्म के जो 4 सीन है वो हटाए गए थे और इसे जो आर्टिकल 19(2) के उल्लंघन के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको कहा कि ये जो सीन है जो ये 19(2) का उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते जो 4 सीन थे उनको हटवा दिया गया था। और इसके अलावा जो सड़क सुरक्षा के बारे में एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में जो खुदरा दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, इनमें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो सड़क सुरक्षा के बारे में एक जनहित याचिका लाई गई थी उसमें यह किया गया था। तो न्यायालय के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया जिससे पता चले कि राजमार्गों पर शराबबंदी का संबंध मौतों की संख्या से है। तो ठीक है, देखिए न्यायालय डिसीजन लेता है, लेकिन न्यायालय एक नॉर्मल एक पता है कोर्ट सिस्टम जो है, न्यायिक प्रणाली जो है, उसमें सीधा सा एक सिद्धांत है कि आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। किसी चीज को अंदर आपके फील हो सकता है कि हाँ ऐसा इस वजह से हो रहा है, लेकिन जब तक उससे जुड़े हुए सबूत आपके सामने पेश नहीं किए जाते हैं आप उस मामले में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस फैसले से राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान भी हुआ था और जो रोजगार है उसका भी नुकसान हुआ था। तो मामले को न्यायिक अतिरेक के रूप में इसको देखा गया था। जैसे देखिए ये सब मामले मैं इसके साथ आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो कुछ मामले हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म को बताते हैं, वैसे ही ये वो उदाहरण है जो जुडिशियल ओवररीच को बताते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये सब मतलब चीजें जो है न्यायिक सक्रियता है ये किन के माध्यम से पैदा होती है, किन किन चीजों के माध्यम से। देखिए न्यायिक समीक्षा वो सिद्धांत है जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा की जाती है। तो न्यायिक समीक्षा आधुनिक मतलब ये है कि ये पैदा किससे होता है, ओवररीच है, सक्रियता है, ये पैदा किससे होते हैं। उसमें एक जो वो है जो ओवररीच है वो पैदा किससे होता है, न्यायिक सक्रियता से। न्यायिक सक्रियता में क्या रीजन है, न्यायिक समीक्षा की जो न्यायिक समीक्षा का जो राइट है उससे क्या ओवररीच होता है। क्यों, क्योंकि समीक्षा का अधिकार है और आप न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा जो है वो आधुनिक सरकारी व्यवस्था में जो नियंत्रण और संतुलन है उसको मतलब उसको खराब करने का तौर पे भी काम कहीं ना कहीं करती है। तो न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान में क्या है, कहां से अपनाया गया, अमेरिका से। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति देती है। क्या है कि कोई कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये राइट है। और यदि ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों से असंगत पाया जाता है तो न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन इसके वनिस्पत क्या जाता है, जुडिशियल ओवररीच पैदा कब होता है कि जब आप ये सही और गलत के अलावा आप नीति निर्धारण में घुस जाएं कि बनना कैसे चाहिए इसको, ये काम आपका नहीं है, आपको नहीं घुसना चाहिए, इसीलिए ओवररीच पैदा होता है। दूसरा माध्यम आप देखेंगे कि जनहित याचिका के माध्यम से। देखिए जनहित याचिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जनहित याचिका का अर्थ है कि जनहित की सुरक्षा के लिए अदालत में दायर एक मुकदमा, कि जनहित याचिका के कारण भारत में न्यायिक सक्रियता को महत्व मिला है। इसे किसी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो लेकिन इसके माध्यम से क्या है, कोई भी अगर खुद
वाद दायर नहीं कर सकता है तो उसके बिहाफ पर कोई भी वाद ला सकता है। इसलिए जो संवैधानिक व्याख्या का राइट जो है, जनहित याचिका का जो राइट है, इनके द्वारा क्या होता है कि ये स्थिति उत्पन्न होती है ओवररीच की। और इसी तरह से आप न्यायिक संयम जो है, न्यायिक संयम को अगर देखें तो न्यायिक संयम किस किस माध्यम से आ सकता है, तो ये है कि जो न्यायालय है उसको निर्णय देते समय जो संविधान निर्माता है उनके उद्देश्यों को देखना चाहिए, और मूल भाषा में किसी तरह का जो संविधान की मूल भाषा है उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि न्यायिक अतिरेक किस तरह न्यायिक संयम से समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए मैंने ये बताया कि संविधान लिखने वालों के मूल इरादे का मतलब देखना चाहिए, मूल मंशा को देखना चाहिए, न्यायाधीशों को अपनी शक्ति को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। इनसे क्या है, जो जुडिशियल ओवररीच है उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह से हम न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम इनके अर्थ के बेस पर, इसके जो मोटिव्स हैं उनके बेस पर, और जो लक्ष्य हैं शक्ति के आधार पर, इन सबको इनकी जो भूमिका है उसके आधार पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे न्यायिक सक्रियता क्या है, समकालीन मूल्यों और शर्तों की वकालत करने के लिए संविधान की व्याख्या है। क्या है कि उस टाइम जो मूल्य हैं, जो शर्तें हैं, शर्तों की जो स्थिति है उन, और जो संविधान की व्याख्या है वो क्या है, न्यायिक सक्रियता। वही न्यायिक संयम क्या है कि किसी कानून को रद्द करने के लिए न्यायाधीश की शक्तियों को सीमित करना, कि आप ऐसे नहीं है कि अगर आपके पास में पावर है रिव्यू का तो आप कुछ भी करेंगे। आप जस्ट देखिए कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून है या नहीं है। इसी तरह से अगर लक्ष्य के आधार पर न्यायिक संयम में और सक्रियता में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो न्यायिक संयम न्यायाधीश और न्यायालय मौजूदा कानूनों को संशोधित करने के बजाय उस कानून की समीक्षा को प्रोत्साहित करें। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई कानून अगर बनाया गया है उसको संशोधित करने की थॉट प्रोसेस दिमाग में रखे। बस ये सोचिए कि आपको समीक्षा करनी है, ना कि आप यही सोच के चलें कि इसमें संशोधन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। वही न्यायिक सक्रियता में वे मतलब काम आते हैं, वे निर्णय आते हैं कि उनको किसी भी चीज को रद्द करने की थॉट प्रोसेस होती है कि इसको रद्द हो जाना चाहिए ये। और दूसरी तरफ इन दोनों में डिफरेंस आप इनके उद्देश्य के आधार पर देख सकते हैं। न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को संविधान बनाने वालों के मूल इरादे से परे देखना चाहिए। ठीक है, और न्यायिक संयम में न्यायाधीशों को संविधान के लेखकों की मूल मंशा जो है उनको देखता है। न्यायिक संयम क्या देखता है, मूल मंशा को देखता है, और न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को संविधान बनाने वालों के मूल इरादे से मतलब परे देखता है। और शक्ति के आधार पर अगर आप दोनों में डिफरेंस करेंगे तो न्यायिक संयम एक कानून को खत्म करने के लिए न्यायाधीश की जो पावर है उसको सीमित करता है कि किसी कानून को खत्म नहीं करना है, जस्ट आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत। वही न्यायिक सक्रियता में क्या है कि किसी भी अन्याय का कोई भी मामला उठाएगी कोर्ट और क्या करेगी, ऐसे कर दिया, इसमें ये सही नहीं है, इसमें ये सही नहीं है, इसमें इससे ढंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इस तरह से शक्ति के आधार पर हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता और विशेष रूप से जनहित याचिका के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई है, और इससे समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके अधिकारों को मतलब जो स्थिति उनके पास, जो अधिकार उनके पास नहीं थे या एग्जिस्ट थे और प्रयोग वो नहीं कर पा रहे थे, तो उसको यूज करने में न्यायिक सक्रियता का एक जो माध्यम है जनहित याचिका उसको बढ़ावा मिला है। तो जो वंचित वर्ग है उनको इसका फायदा हुआ है। हालांकि जो लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और जो सरकार के तीनों अंगों में चेक एंड बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो कार्यपालिका और विधायिका जो क्रियाशील नहीं थी उसमें क्रियाशीलता आने का रीजन भी कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता को आप मान सकते हैं। बताइए, सबको ये टॉपिक समझ में आया है क्या कुछ, कि किस तरह से आपको न्यायिक सक्रियता को, न्यायिक संयम को और न्यायिक अतिरेक, इन तीनों को समझना है, तीनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है। ये पैदा होने के इनके क्या कारण हैं कि ये एक्टिविटी आई क्यों, इन सबको क्वेश्चंस में आंसर कैसे लिखना है इससे जोड़ना है। ठीक है, सबको क्लियर? बताइए।
चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी।